Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. स्टेजेस पर या डिफरेंट पीरियड्स में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ करिकुलम्स डेवलप हुए। जो फर्स्ट नेशनल करिकुलम पाकिस्तान का बना था, इट वाज डेवलप्ड इन 1975 to 76। तो अब आप लोगों के जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे पहले फिर क्या था। सो इससे पहले जस्ट टेक्स्ट बुक्स वर डेवलप्ड और जो पॉलिसीज वगैरह बनती थी तो उसके बेस पर, लेकिन एज सच गाइडलाइंस टेक्स्ट बुक्स डेवलपमेंट के लिए, असेसमेंट वगैरह के लिए रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं थी। टेक्स्ट बुक्स वर देयर लेकिन नो करिकुलम वाज देयर। अब टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम के बीच में डिफरेंस क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट किस तरह से हैं, सो वी विल स्टडी दैट इन जो फोर्थ डे है हमारा, तो उस पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम का आपस में ताल्लुक क्या है। जो दूसरा करिकुलम बना था, इट वाज द सेम वन वाज रिवाइज्ड इन 1984 to 85। सो दूसरा करिकुलम, third curriculum was then revised in 1994 and 95। fourth one was 2000 and 2002, जिसका मैंने जिक्र किया, एक टीचर सेंटर था। और जो नेशनल करिकुलम 2006 जो 25 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए डेवलप किया गया, 25 सब्जेक्ट से मुराद ये है कि इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह वगैरह, और ये ग्रेड 1 से लेकर 12 के लिए बना था। अभी एक एसएनसी, शायद आप लोगों ने लफ्ज सुना हो, सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 अभी बना है अगस्त 2020 में सिंगल नेशनल करिकुलम, और ये मुख्तलिफ फेजेस में इम्प्लीमेंट होगा। गवर्नमेंट का इरादा है, लेट्स सी वेदर इट बिकम्स अ रियलिटी और नॉट, ये हकीकत बनती भी है कि नहीं, लेकिन करिकुलम्स बन चुके हैं प्राइमरी के लिए अप टू ग्रेड 5, और ये मार्च 2021 से इम्प्लीमेंट होगा। इस तरह से 2022 तो फिर मिडल तक या 8वीं जमात तक, और ऑनवर्ड जो है फिर 2023 में इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अप टू ग्रेड 5 सारे के सारे सब्जेक्ट्स के करिकुलम्स बन चुके हैं। सो वी कैन सी कि 6 अब तक अगर इसको भी शामिल कर दे तो अभी तक 6 करिकुलम पाकिस्तान के अंदर बन चुके हैं। अब जो करिकुलम बनते हैं, मुख्तलिफ जो करिकुलम्स बनते हैं, सो वो डिफरेंट स्टेप्स उसके अंदर फॉलो करते हैं हम, यानी मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। ये जो मुख्तलिफ स्टेजेस है, मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, तो इनको कहा जाता है मॉडल्स। जो इम्पोर्टेंट करिकुलम के जो मॉडल्स हैं तो वो आपके साथ में शेयर करूंगा। इन 4 को जब हम स्टडी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर राल्फ टायलर साहब का करिकुलम है तो मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अगर है, तो हिल्डा तायबा ने तकरीबन उन्हीं को फॉलो किया है। 2-3 उनके अंदर इजाफी भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इस तरह से किर का मॉडल है तो उसके मुख्तलिफ स्टेजेस और मुख्तलिफ स्टेप्स हम देखेंगे। व्हीलर का जो मॉडल है तो फिर ये देखेंगे मुख्तलिफ स्टेजेस उसके अंदर जो मौजूद थी। यहाँ से एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि ऑलमोस्ट ऑल द करिकुलम हैव द सेम स्टेजेस और सेम स्टेप्स, कहीं पर 1-2 कम है, कहीं पर 1-2 ज्यादा है। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ किस तरह से, कहीं पर कुछ ज्यादा है, कहीं पर कुछ कम है, तो एक को इंडिविजुअली देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं राल्फ टायलर मॉडल। राल्फ टायलर मॉडल जो 1940s में इन्होंने दिया, रिमेंबर वन थिंग कि दीज आर नॉट द करिकुलम्स। रिपीटिंग, इन्होंने जो मॉडल्स दिए हैं तो दे आर नॉट द करिकुलम्स, ये करिकुलम डॉक्यूमेंट्स हरगिज नहीं है, बल्कि ये लोग हमें बता रहे हैं कि अगर आपने करिकुलम डॉक्यूमेंट को डेवलप करना है तो कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप करिकुलम को डेवलप कर लिया करें। सो जी, दीज आर जस्ट द गाइडलाइंस, द स्टेजेस और द स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम। These are not the original curriculum documents at all. अब राल्फ टायलर का जो मॉडल है, जिन्होंने 1940 में ये मॉडल पेश किया, there are only 4 stages. Number 1 is setting the objectives. Raff Tyler, according to Raff Tyler, he says that whenever you are going to develop a curriculum, at first you have to set the objectives कि करना क्या है। These objectives अगर students के लिए हैं, it may be in the shape of student learning outcomes. अगर teachers के लिए हैं, so they may be in the shape of objectives. Remember one thing,
स्टूडेंट लर्निंग जस्ट आउटकम नहीं बल्कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स व्हाट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू, जबकि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है दीज आर सेट बाय द टीचर कि व्हाट आई विल बी एबल टू अचीव बाय द एंड ऑफ दिस सेशन और बाय द एंड ऑफ दिस लेसन। दोबारा बता दूं, टीचर अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स रखता है कि आज के दिन में ये टॉपिक्स कवर कर लूंगा, जबकि स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग आउटकम्स होते हैं कि बच्चा जब आज का दिन गुजर जाएगा तो वो इस काबिल हो जाएगा कि इंडिपेंडेंटली ये चीजें कर सकेगा। सो वो जो टीचर अपने लिए टारगेट्स रखता है दे आर कॉल्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और जो बच्चों के लिए टारगेट्स जो आमतौर पर सिलोस की शक्ल में होते हैं, so they are the abilities of the students to do something independently. So Ralph Tyler says that at first we have to set the objectives what we want to achieve. Subject wise targets रखने हैं, subject wise targets रखने के बाद फिर learning experiences and content develop करना है। मिसाल के तौर पर अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये था, कि बच्चों को हमने ग्रामर सिखानी थी, सो लाजमी बात है फिर ग्रामर ही के लिए हम कंटेंट डेवलप जो करेंगे वो ग्रामर ही वाला होगा। इस तरह अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस बच्चों को समझाने थे, तो फिर कंटेंट जो डेवलप करेंगे तो लाजमी बात है वो कंटेंट इसी के बेस पे होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी कंटेंट टेक्स्ट बुक के अंदर होते हैं सो दे आर बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इवन ऑन द बेसिस ऑफ SLOs student learning outcomes. So जो objectives होते हैं तो उसी के बेस पर कंटेंट डेवलप होते हैं। So according to Ralph Tyler, at first set the objectives and number 2 develop the content as well as learning experiences. Learning experiences means teaching methodologies and learning strategies. Teaching methodologies, what methods to be used to teach these contents. टारगेट्स तो आपने अपने लिए रखे करिकुलम के अंदर, तो उसके बेस पर कंटेंट भी डेवलप हुआ, लेकिन हाउ टू टीच दीज कंटेंट्स, दैट इज कॉल्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एंड द फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब आपने वी विल द सेशन इज एंडिंग इन 10 मिनट्स। जो ही 10 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, देन we will resume the session, लेकिन बीच में 10 मिनट्स का डिफरेंट गैप होगा, so kindly note. ओके, अब लर्निंग एक्सपीरियंसेस यहाँ पर भी था, यहाँ पर था लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और यहाँ पर है ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर जस्ट टीचिंग मेथड्स थे और यहाँ पर उनको किस तरह से यूज करना है। रिमेंबर देयर आर टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड द मेथड एंड वन इज कॉल्ड द मेथोडोलॉजी। मेथड इज व्हाट टू डू and methodology is how to do. यानी अगर लेक्चर मेथड है तो लेक्चर मेथड किसे कहते हैं, तो दैट इज द लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड को अगर मेथोडोलॉजी उसके लिए कौन सी यूज करनी है, लेक्चर मेथड के लिए मेथोडोलॉजी कौन सी यूज करनी है, अगर हम इस तरह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद ये होगी कि किस तरह से हमने लेक्चर को डिलीवर करना है। सो हाउ टू डू इट, दैट कम्स अंडर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब जो डिफरेंट लर्निंग हमने टीचिंग मेथोडोलॉजी उनको बता दी, उनको यूज किस तरह से करना है, दैट कम्स अंडर दिस वन। या इंग्लिश के सब्जेक्ट को देखें, सो अगर डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, सो चल दो तो हमने टीचर को बता दिया। अब डायरेक्ट मेथड को किस तरह इस्तेमाल करना है और इनडायरेक्ट मेथड को किस तरह इस्तेमाल करना है, दैट कम्स अंडर ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एंड द थर्ड वन इज इवैल्यूएशन, कि हाउ टू इवैल्यूएट the content, how to evaluate the taught material, etc. So Ralph Tyler says that there are only 4 stages for in the development of a curriculum. At first, set the objectives, set the targets, then develop content as well as which teaching method to be used, then how to teach these concepts, and then even develop an evaluation criteria या evaluation process को भी। फिर आपने ये भी देखना है कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने रखे थे तो वो आया अचीव भी हुए कि नहीं, तो उसके लिए एग्जामिनेशन सिस्टम भी डेवलप करना है। असेसमेंट, इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या है?
ये जब हम असेसमेंट के सेशंस में जाएंगे तो वहां पर तफसीलन आपको बता देंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री. So just 4 stages were there in the Ralph-Tyler model. Hilda-Taba model was presented in 1962, and there are 7 stages or 7 steps. There were just 4 and there are 7. It's a detailed one. According to Hilda-Taba, she says that at first diagnosis of needs, it means कि सबसे पहले नीड असेसमेंट कर ले. शायद आप लोगों ने टीचर नीड असेसमेंट का लफ्ज सुना हो, या टी भी जिसको कहते हैं. नीड असेसमेंट इस तरह से की जाती है कि पता चल जाए कि किसी बच्चे को या किसी टीचर को किस चीज की जरूरत है. दैट इज कॉल्ड नीड असेसमेंट. सो अकॉर्डिंग टू Hilda-Taba, she says that at first need assessment should be done. पहले ये तो देखें कि बच्चों को जरूरत किस चीज की है. आया बच्चों की स्पीकिंग पावर कमजोर है, लिसनिंग पावर कमजोर है, रीडिंग पावर कमजोर है, राइटिंग पावर कमजोर है, कहां पर इनको कमजोरियां कहां पर है. फिर जब आपने नीड असेसमेंट कर ली, नीड आइडेंटिफिकेशन कर ली, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. फिर इस जो आपके पास डेटा आ गया, जो आपको पता चल गया कि मेरे बच्चों को फला फला सब्जेक्ट्स में फला फला कंटेंट में मसला है, तो उनके लिए फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं. देन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ही आपने कंटेंट डेवलप करना है. इस पे ऑलरेडी बात हो चुकी है. इससे मुराद ये है कि जो टेक्स्ट बुक के अंदर मटेरियल होगा, इट विल बी अकॉर्डिंग टू दोज ऑब्जेक्टिव्स. और ये ऑब्जेक्टिव्स जो है हम नीड बेस पे रखेंगे. अच्छा, इस नीड बेस को सिर्फ एक लफ्ज ना समझिएगा, बल्कि इट्स अ वेरी ब्रॉडर वन, वास्ट वन, इन द सेंस कि आप नीड देखें कि बच्चों की नीड क्या है, नंबर 1, नेशनल नीड्स क्या है, इंटरनेशनल नीड्स क्या है, किसी सब्जेक्ट के अंदर या मुल्क के लेवल पर. सो उन नीड्स के बेस पर फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स मुतय्यन करने हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से देन यू हैव टू डेवलप द कंटेंट ऑफ द बुक्स. फिर सिलेक्शन of the content is something else and organization of the content is also something else. मिसाल के तौर पर kindly mic को please mute कीजिएगा. Okay, selection of the content is कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं, लेकिन कौन कौन से टॉपिक्स के लिए हर एक चीज के एक लॉजिकल सीक्वेंस होती है, जिसको अगर आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन देखे हो, लफ्ज सुना हो, प्रिंसिपल ग्रेडेशन है इजी टू डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड नोन टू अननोन. दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन. सो फिर आपने उस कंटेंट को एक लॉजिकल सीक्वेंस भी देना है कि पहले जो उनको आता हो तो उसके बेस पर, फिर जो नहीं आता तो वो कंसेप्ट्स आप लोगों ने पढ़ा दिए. देन द फिफ्थ वन, selecting learning experiences. It is the same one as we discussed in the earlier slide. डिफरेंट जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज है इन कंटेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो उनको भी आपने लिस्ट डाउन करना है. देन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इट मींस कि कौन कौन से टीचिंग स्ट्रेटजीज कब और कहां पर इस्तेमाल करने हैं. एंड देन द इवैल्यूएशन प्रोसेस, जिस पे ऑलरेडी बात हो चुकी है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये अचीव हो गए कि नहीं, तो इसके लिए आपने सिस्टम भी डेवलप करना है. सो इट इज Hilda-Taba मॉडल, जिसके अंदर डिटेल चीजें हैं. एट फर्स्ट नीड असेसमेंट, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट formulation of objectives or the targets, then content to be, what content to be taught, then what content to be taught first, what content to be taught then, and when content to be taught then. Then selecting learning experiences, what teaching methodology to be used, and how to use those teaching methodologies, as well as evaluation process to be listed over there. और इस तरह से एक complete आपके पास curriculum document बन जाएगा. Now look at another this model. इसी मॉडल की एक एग्जांपल को देख लेते हैं, क्योंकि जो मैं बातें कर रहा हूं तो ये अगर प्रैक्टिकली कहीं पर रियल करिकुलम डॉक्यूमेंट को डेवलप करना पड़े तो किस तरह से डेवलप करेंगे. इन्हीं स्टेजेस को देख लेते हैं और इनके अगेंस्ट करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस को देख लेते हैं. डायग्नोसिस है, फिर फॉर्मुलेशन है, फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट्स है, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन, एंड दीज आर द थिंग्स. नाउ डायग्नोसिस ऑफ नीड असेसमेंट जो की गई, मिसाल ये जस्ट एन एग्जांपल है आप लोगों को जस्ट अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि करिकुलम किस तरह से बनते हैं. ये सिर्फ एक कंसेप्ट है. नीड असेसमेंट जब की गई बच्चों की, तो पता चला कि बच्चे ग्रामर में कमजोर हैं. फिर उनके लिए टारगेट्स रखे गए, ऑब्जेक्टिव्स रखे गए.
और टारगेट ये था टू इम्प्रूव ग्रामर ऑफ द स्टूडेंट्स। नीड असेसमेंट जब की गई तो ग्रामर कमजोर था, ऑब्जेक्टिव जो रखे गए इम्प्रूव ग्रामर ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की ग्रामर को बेहतर करना था। फिर उनके लिए कंटेंट्स ग्रामर से रिलेटेड तो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिए गए, नाउन लिया गया, प्रोनाउन लिया गया, टेंसेस लिए गए वगैरह वगैरह। फिर इन कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज भी करना था, तरतीब भी देनी थी, एक लॉजिकल ऑर्डर भी देना था। सो दैट स्टेज इज पहले नाउन्स एंड इट्स टाइप्स, देन प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स, देन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस एटसेट्रा। ये चीजें एक लॉजिकल सीक्वेंस दी गई। दीज थिंग्स are in the textbooks. These things are in the written curriculum document. Selection of the learning experiences जो 5 नंबर पे था, तो अब ये कंसेप्ट्स पढ़ाने किस तरीके से है, तो एक मेथोडोलॉजी ये थी कि कोऑपरेटिव लर्निंग हो। कोऑपरेटिव मींस जहां पर बच्चे एक दूसरे से सीखें, असाइनमेंट्स बच्चों को दे, ये एक और स्ट्रेटजी है। ग्रुप वर्क दिया करें, इंडिविजुअल वर्क के जरिए हम इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम ये कंसेप्ट्स पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट वन था दैट वर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज। सो उनके लिए लेसन प्लानिंग करना जो रिटन फॉर्म में था, लेसन प्लान, और उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज डाल दी कि कब कौन सी स्ट्रेटजीज इन ही में से कब यूज करनी है। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज। सो उसके लिए लेसन प्लानिंग करना और मुख्तलिफ एक्टिविटीज वगैरह डिजाइन करना। इवेल्युएशन स्टेजेस के हम बच्चों के लिए मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह रखेंगे। नाउ इट गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ करिकुलम डॉक्यूमेंट कि ग्रामर इज द नीड असेसमेंट, देन इम्प्रूव ग्रामर ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके लिए पार्ट ऑफ स्पीच की सिलेक्शन, फिर डिफरेंट टॉपिक्स हमने दिए, फिर ये किस तरह से पढ़ाना है, फिर जब कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल फिर किस तरह से करेंगे और किस तरह से टेस्ट रखेंगे। We will be back in 10 minutes इंशाल्लाह, और उसके बाद जो 2 मॉडल्स हैं तो उनको पढ़ेंगे, then question answer session. Thank you so much for listening.